की बात है। एक गांव में रमेश उसकी पत्नी सरिता और बेटी सौम्या के साथ रहता था। रमेश बहुत अच्छा सांबर डोसा बनाता था। तीनों बहुत ही खुशी से साथ रह रहे थे। तभी एक दिन रमेश का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। दोनों माँ बेटी बहुत अकेली हो गई। कुछ दिनों बाद, माँ, क्यों ना हम पिताजी के डोसे का व्यापार को आगे बढ़ाएं? माँ को सौम्या की बात ठीक लगती है, पर थोड़ा रुककर सरिता कहती है, बेटी सौम्या, मुझे तो पता ही नहीं है कि तेरे पिताजी कैसे डोसा बनाते थे। वो कोई स्पेशल मसाला डालते थे सांबर और डोसा में। कोई बात नहीं है माँ, अभी हम ऐसे ही सांबर और डोसा बनाते हैं। सौम्या सरिता को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और अगली सुबह दोनों मिलकर डोसा बनाते हैं। दोनों अपने ठेले पर सांबर डोसा रखकर बेचने चली जाती है। ग्राहक बहुत खुश हो जाते हैं रमेश का ठेला देखकर। तभी एक आदमी कहता है, बहन, एक प्लेट सांबर और डोसा दे देना। सरिता और सौम्या बहुत खुश हो जाती है। वो उस आदमी को सांबर और डोसा दे देती है। एक निवाला खाने के बाद, छी, कितना बेकार बनाया है। ये सब सुनकर वहाँ खड़े लोग कोई भी सरिता के ठेले पर नहीं आते। अब ऐसा रोज ही होने लगता है। दोनों इतनी मेहनत से डोसा बनाती, पर किसी को पसंद ही नहीं आता। दोनों को बहुत नुकसान हो रहा था। ये सब देखकर, माँ, हम इतनी मेहनत से सांबर डोसा बना रहे हैं, पर किसी को पसंद क्यों नहीं आ रहा है? बेटी, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारे पिताजी उसमें कोई स्पेशल मसाला डालते थे। तुम्हारे पिताजी ने मुझे कितनी बार कहा था, ये मसाला बनाना सीख लो, पर मैं हमेशा टाल देती थी। आज मुझे अपनी इस गलती पर पछतावा हो रहा है। ये कहकर सरिता बहुत रोने लगती है। सौम्या सरिता को जैसे तैसे सुला देती है और अपने पिताजी की फोटो के सामने जाके रोते हुए कहती है, पिताजी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर आप जैसा सांबर डोसा बना ही नहीं पा रहे हैं। काश वो मसाला हमें मिल जाता। सौम्या भी रोते रोते थक जाती है और सो जाती है। सुबह सौम्या अपने माँ के साथ ठेला लेकर चली जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, पर कोई ही ग्राहक सांबर डोसा लेने नहीं आता है। बेटी, क्या तुम मुझे ये डोसा खिला सकती हो? कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। कोई बात नहीं है माई, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए सांबर डोसा लाती हूँ। बूढ़ी औरत पेट भरकर डोसा खा लेती है और जाते समय सरिता को एक मसाले का डब्बा देती है और कहती है, बेटी, ये कोई मामूली मसाला नहीं है, ये जादुई गन पाउडर मसाला है। तुम इस मसाले को अपने सांबर और डोसे में डालना, इससे तुम्हारा सांबर डोसा बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। ये कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। सौम्या और सरिता दोनों को लगता है कि बूढ़ी औरत ऐसे ही कह रही है। अगली सुबह, माँ, आज सांबर डोसा में क्यों ना आज वो जादुई गन पाउडर डालें जो हमें कल उस बूढ़ी माई ने दिया था। बेटा, मसाला भी क्या जादुई होता है? माई ने ऐसे ही कह दिया होगा। सौम्या के बार बार कहने पर सरिता सांबर डोसे में उस जादुई गन पाउडर को डाल देती है। जादुई गन पाउडर डालते ही एक अलग सी खुशबू और रंग सांबर में आ जाता है। माँ, लगता है ये गन पाउडर सच में जादुई है। देखा आपने, उसे सांबर में डालते ही कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, मैं इसे एक बार चख कर देखती हूँ। सौम्या सांबर चख कर देखती है और कहती है, माँ, सांबर और डोसा तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये सच में जादुई गन पाउडर है। उसके बाद दोनों अपना ठेला लेकर जाती है। जैसे ही वो डोसा और सांबर लेकर पहुँचती है, तो लोग उसकी खुशबू से ठेले के पास आने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। थोड़ी ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। माँ, ये सब इस जादुई गन पाउडर का कमाल है। सभी को सांबर डोसा बहुत पसंद आता है। लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं। अब सरिता का ठेला चल पड़ता है। धीरे धीरे सरिता अपने सारे कर्ज चुका लेती है और अच्छा घर ले लेती है। ये सब देखकर सरिता की पड़ोसन को जलन होती है। कुछ दिनों पहले तक तो इसका व्यापार एकदम ठप पड़ा था। अब ऐसा क्या हो गया कि इसका डोसा सांबर लोगों को इतना पसंद आने लगा है? ये सब सोचने के बाद कुसुम सुबह चुपचाप सरिता को डोसा की तैयारी करते देखती है।
कुसुम देखती है सरिता एक डब्बा निकालकर उसमें से एक मसाला सांबर और डोसा के मिश्रण में डाल रही है। तभी सौम्या आकर कहती है, माँ ये सब इसी जादुई गन पाउडर का कमाल है। हाँ बेटी, ये सब इस गन पाउडर के कारण हुआ है और मैं इसे जितना इस्तेमाल करूँ ये खत्म ही नहीं होता। अच्छा, इस जादुई मसाले का कमाल है, इस मसाले को चुराना पड़ेगा। सरिता अपने काम पर निकल जाती है। अब सरिता को किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वो दूसरों की भी मदद करती थी। लोग मुंह मांगे दामों पर उसका डोसा खाते थे। उधर कुसुम रात में चुपचाप आकर गन पाउडर चुरा लेती है और घर आकर कहती है, अब मैं भी इसे अपने सांबर डोसे में डाल देती हूँ। इस जादुई गन पाउडर से मेरा भी डोसा का व्यापार बढ़ जाएगा और मैं भी सरिता की तरह अमीर हो जाऊंगी और अब सरिता का व्यापार ठप हो जाएगा, वो फिर से गरीब हो जाएगी। ये सोचकर कुसुम जादुई गन पाउडर को अपने डोसे में मिलाने जाती है। तभी गन पाउडर का डब्बे में मसाला नहीं निकलता है। ये क्या हो रहा है? ये जादुई गन पाउडर निकल क्यों नहीं रही है? गुस्से से कुसुम पाउडर के डब्बे को काटने जाती है कि जादुई गन पाउडर का डब्बा हवा में उड़ जाता है और उसकी आंखों में गिर जाता है। अरे बचाओ, मुझे इस जादुई गन पाउडर से बचाओ कोई। तभी एक बिजली चमकती है और आवाज आती है, ये जादुई गन पाउडर सरिता के अच्छे कर्मों का पुरस्कार है। उसने कभी भी इसका फायदा नहीं उठाया और ना ही किसी का बुरा सोचकर मेरा इस्तेमाल किया, और एक तुम हो जो सरिता का ही बुरा सोचकर मेरा इस्तेमाल कर रही हो। मुझे माफ कर दो, मैं सरिता से भी माफी मांग लूंगी और खुद से ये जादुई गन पाउडर लौटा दूंगी उसे। हाँ। तभी कुसुम की आंखें ठीक हो जाती है और वो खुद जाकर उस गन पाउडर को सरिता को लौटा देती है और उससे भी माफी मांगती है। कुसुम, मैंने तुम्हें माफ किया। कुसुम चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सरिता इसी तरह जादुई गन पाउडर के इस्तेमाल से बहुत बड़ा होटल खोल लेती है और इसके साथ गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करती है। एक नगर में सुनैना नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। घर में 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से आता था। सुनैना के पिता अपाहिज थे, वो चल फिर नहीं सकते थे। सुनैना की माँ भी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी सुनैना के कंधों पर ही थी। सुनैना नगर के बाजार में वड़ा पाव का ठेला लगाती थी। सुनैना ठेले के पास खड़े होकर तेज आवाज में, आइए आइए, ताजा ताजा गरम गरम वड़ा पाव खाइए, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। एक वड़ा पाव देना, 2 वड़ा पाव मुझे भी देना। वड़ा पाव खाने के बाद, ये तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा वड़ा पाव तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत स्वादिष्ट है। मैं कल फिर वड़ा पाव खाने आऊंगा। जरूर आइए साहब। लोग अक्सर सुनैना से वड़ा पाव खरीदते और कई बार तो पैक करवा कर घर भी ले जाते। पूरा दिन मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठे होते, जिससे सुनैना अपने घर का राशन पानी खरीदती। लाला जी, आधा किलो चावल और 100 ग्राम चाय की पत्ती दे दीजिए। सामान तो दे दूंगा, लेकिन उसका पैसा कौन देगा? लाला जी ये देखिए, मैं पैसे लाई हूँ। बताइए मेरे कितने पैसे हुए? पूरे 75 रुपए। 75 पूरे तो नहीं है अभी। ये लीजिए 65 रुपए है। अभी बाकी के मैं अगली बार दे जाऊंगी। तो सामान भी अगली बार ही ले जाना। अभी मुझे सामान दे दीजिए ना, मैं कुछ दिनों में आपका सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। हैं? उधार चुकता कर देगी? पिछले 6 महीने का पता है कितना उधार बाकी है। हर बार सामान ले जाती है, लेकिन पैसे देने की बारी आती है तो निकल जाती है। चल भाग यहाँ से, कोई सामान नहीं मिलेगा। लाला जी थोड़ा सा सामान दे दीजिए ना, घर पर माँ बापू भूखे बैठे होंगे। अगर खाना नहीं खाएंगे तो दवा कैसे खाएंगे? मैं हाथ जोड़ती हूँ। दुकानदार को सुनैना पर दया आ जाती है, वो उसे थोड़ा राशन दे देता है। इसी तरह मुश्किल से सुनैना का घर चल रहा था कि एक नई मुसीबत आ गई। एक दिन सुनैना बाजार में जब वड़ा पाव बेच रही थी, तभी एक महिला उसे वड़ा पाव लेकर गई। उस महिला का पर्स कमला के ठेले के पास गिर गया। जब सुनैना ने वो पर्स अपने ठेले के पास गिरा देखा तो उसने उसे उठाया और खोला।
उसने सोचा, पर्स में देखती हूँ, शायद कोई पहचान पत्र मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि ये किसका है। पर्स में एक महिला का पहचान पत्र था। अरे, ये तो उसी महिला का है जो अभी कुछ देर पहले वड़ा पाव पैक करवा कर लेके गई। अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? कुछ ही देर बाद वो महिला पुलिस लेकर आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस लड़की को, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। सुनैना बहुत डर जाती है। चुराया है? नहीं नहीं मैडम जी, मैंने आपका पर्स चुराया नहीं है। ये तो मुझे मेरे ठेले के पास पड़ा मिला था और मैंने उठा के रख लिया था ताकि जिसका हो वो आके ले जाए। मैं सच कह रही हूँ मैडम जी, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया था। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ही मेरा पर्स चुराया और अब बहाने बना रही हो। सुनैना रोती रह जाती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है। सुनैना के माँ बाप को जब सुनैना के जेल में जाने का पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और पुलिस थाने जाके अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं। साहब, मेरी बेटी तो बहुत ईमानदार है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो, तुम लोग मुझे मत बताओ कौन कैसा है और कैसा नहीं है। गलती करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। चलो जाओ यहाँ से और हमें हमारा काम करने दो। पुलिस वाले सुनैना के माँ बाप की एक बात नहीं सुनते। वे लोग उस महिला के पास जाते हैं जिसने सुनैना के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। पहले तो अपनी बेटी को उल्टे काम करना सिखाते हो और जब वो पकड़ी जाती है तो आ जाते हो रोते बिलखते। मैं अपनी शिकायत वापस नहीं लूंगी, चलो निकलो यहाँ से। वो महिला सुनैना के माँ बाप को घर से निकाल ही रही थी कि तभी उसका बेटा भागता हुआ आता है और अपनी माँ को एक वीडियो दिखाता है। मम्मी मम्मी, ये देखो, ये वीडियो। वो लड़की सही कह रही थी, उसने कोई चोरी नहीं की थी, बल्कि आपका पर्स तो वहाँ गिर गया था और उस लड़की ने केवल उसे उठाकर अपने पास रख दिया था ताकि कोई उसे चुरा ना सके। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये देखिए, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आपका पर्स वहाँ गिर गया था। महिला पूरा वीडियो देखती है। यदि ऐसा था तो तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? और तुमने ये वीडियो कब बनाया? मम्मी, उस दिन जब मैं आपके साथ बाजार गया था और आपने उस लड़की से वड़ा पाव खरीदा तो मैं बाजार में ऐसे ही एक वीडियो बनाने लग गया। जब हम वड़ा पाव लेकर निकले तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन वो बंद होने की वजह उसका वीडियो चल गया और बाजार का सारा सीन इसमें रिकॉर्ड हो गया। मैंने भी वो वीडियो अभी देखा। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक बेकसूर को सजा दिलवा दी। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाकर उस लड़की को छुड़वाना होगा। वो महिला तुरंत ही सुनैना के माँ बाप के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर को भी वो वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर सबको यकीन हो जाता है कि सुनैना की कोई गलती नहीं थी और पुलिस वाले सुनैना को छोड़ देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे और बिना सच जाने तुम पर इल्जाम लगा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दीदी, आप माफी मत मांगिए, ये तो एक गलतफहमी थी जो अब खत्म हो गई। मेरे माँ बाप ने मुझे ईमानदारी से जीना सिखाया है, मैं कभी चोरी नहीं करती। मैं समझ चुकी हूँ, आज के बाद बिना सच जाने कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? कैसा काम दीदी? मेरा अपना एक बुटीक है जहाँ मैंने 2 दर्जी रखे हुए हैं कपड़े सिलने को, लेकिन मेरे बुटीक पर तुम्हारी जैसी एक ईमानदार लड़की की जरूरत है जो मेरे ना रहने पर भी बुटीक का काम अच्छे से और ईमानदारी से संभाले। क्या तुम मेरे बुटीक पर काम करोगी? लेकिन दीदी, मुझे तो कपड़े सिलाई का काम नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। सुनैना उस महिला की बुटीक पर काम करने के लिए हाँ कर देती है। जल्दी ही बुटीक का सारा काम संभाल लेती है और उसको अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे वो लाला का सारा हिसाब चुका देती है। अब सुनैना के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। वो अपने माता पिता का ख्याल अच्छे से रखती है। बैजू ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसके बाबूजी बरस पड़े। क्या रे नालायक, भूख लगी तो घर याद आ गया? अब तक तो बस मस्ती कर रहा होगा, कुछ काम धंधा तो नहीं, बस घूमना टहलना खाना और सोना, यही तेरा काम है। बाबूजी, मैं काम के तलाश में ही गया था, लेकिन काम नहीं मिला। मैं देर से पहुंचा और वो नौकरी किसी दूसरे को मिल गई। हर जगह गलती करता है, कोई भी काम तुझसे ठीक से नहीं होता है।
वहाँ भी मटर गश्ती करते हुए जाने में देरी हो गई होगी। बाबूजी, मैं तो 2 घंटे पहले ही घर से निकला था, लेकिन पैदल चलते चलते पहुंचने में समय लग गया। मेरी किस्मत ही खराब है। अरे तेरी किस्मत नहीं, हमारी किस्मत खराब है। इस उम्र में जवान बेटे को बिठाकर खिलाना पड़ रहा है। बैजू की माँ को अपने बेटे पर दया आ रही थी और उन्होंने हस्तक्षेप किया। बेटा इतनी देर के बाद घर पर आया है, अभी तक उसने कुछ खाया पिया भी नहीं और आप शुरू हो गए। चल बेटा, मुंह हाथ धो ले, खाना लगा देती हूँ। दूसरे बच्चे किराए का पैसा लेकर बस से जाते हैं और मेरे बेटे को पैदल जाना पड़ा। इस बारे में आपने सोचा है? बस कुछ भी हो जाए, गलती बेटे की ही निकालेंगे। चल बेटा, तू खा ले। माँ, मुझे भूख लगी है, मन बहुत दुखी है, मुझे अपनी बेकारी पर बहुत शर्म आ रही है। बेटा, बाबूजी की बातें दिल पर मत ले। तेरे बाबूजी बहुत कमजोर हो गए हैं। बीमारी के कारण गुस्सा ज्यादा आता है। मैं उन्हें समझाऊंगी। खाना मैंने भी नहीं खाया है, तेरी राह देख रही थी। तू चिंता मत कर, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा बेटा लाखों रुपए कमाएगा। माँ की बातों ने बैजू को धीरज बंधाने का काम किया। उसने माँ के साथ बैठकर बड़े प्रेम से खाना खाया। बैजू जब रात को खाना खाने के बाद सोने गया तो उसने बाबूजी को एक डायरी छुपाते हुए देख लिया था। मौका देखकर उसने वो डायरी ले ली। जब उसने डायरी को पढ़ा तो उसे बड़ा झटका लगा। उसके बाबूजी के सर पर बहुत बड़ा कर्जा था, इसलिए वो कर्ज चुकाने के लिए हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन उसके बारे में बैजू को कभी नहीं बताते थे। बैजू समझ गया था कि उसकी बेरोजगारी उसके बाबूजी को क्यों खलती है। दूसरे दिन उसने निश्चय किया कि वो कोई ना कोई काम अवश्य करेगा। वो सवेरे जल्द ही घर से बाहर निकल पड़ा। वो मन ही मन बार बार भगवान को याद कर रहा था। हे भगवान, आपने मुझे इंसान की जिंदगी दी है तो क्या मैं अपनी बाबूजी की भी सहायता नहीं कर सकता? आज वो कर्ज के बोझ से दबे हैं। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। बैजू काम के लिए एक सेठ जी से मिला और उनसे निवेदन करने लगा। सेठ जी, मैं तन मन लगाकर आपका काम करूंगा। अब जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। मुझे ये नौकरी दे दीजिए। अरे वैजनाथ, देखो, हमें विज्ञान का ग्रेजुएट चाहिए। तुमने आर्ट की पढ़ाई की है, इसीलिए ये काम मैं नहीं दे सकता तुम्हें। बैजू की आशा टूट गई। वो दुखी मन से घर की तरफ लौटने लगा। उसे हर बार असफल होने पर दुख होता था, लेकिन आज अत्यधिक दुख हुआ। उसकी आंखों के आगे मजबूर बाबूजी का चेहरा बार बार आने लगा। वो सर झुकाए हुए बोझिल कदमों से लौट रहा था। अचानक उसे रास्ते में कोई चमकती हुई गोल चीज दिखाई पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो वो 1 रुपए का सिक्का था। बैजू ने कुछ सोचा और उसे उठाकर जेब में रख लिया। रास्ते में उसे भूख लग गई और दिखा तो एक जगह पकोड़े बिक रहे थे। उन्हें देखकर उसे लालच हुआ, लेकिन दूसरे ही पल वो दुखी हो गया। हाय रे किस्मत, आज पैसे की लाचारी के कारण मैं ये पकोड़े भी नहीं खा पाया। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दे। बैजू के इतना कहते ही उसकी जेब में सिक्कों की खनकने की आवाज आई। जेब भारी होती चली गई। वो भौचक्का रह गया। है, मेरी जेब में तो 1 ही रुपया का सिक्का था। अब ये कैसी सिक्कों की खनखनाने की आवाज है? और जेब भी भारी हो रही है। उसने जेब में हाथ डाला तो बहुत सारे सिक्के उसके हाथों में लगे। उसने कुछ सिक्के निकालकर उसके पकोड़े खरीदे और मजे से खाने लगा। उसके बाद जब वो आगे चला तो फिर से खनकने की आवाज आई और उसने जेब में हाथ डालकर सिक्के निकाले तो वो सोने के थे। हे भगवान, मैं तो मेहनत मजदूरी करके कमाना चाहता था, लेकिन आपने मुझे इस तरह से दे दिया। बैजू की जेब से आवाज आई। बैजू ने हाथ डालकर निकाला तो वो जादुई सिक्का था जो उसे राह में मिला था। 1 रुपए के सिक्के ने कहना शुरू किया। बैजू, पिछले जन्म में तुम एक राजा थे। तुमने हमेशा सबका कल्याण किया। तुमने बहुत सारा पुण्य कमाया, लेकिन एक गरीब के साथ नाइंसाफी की और उसे जेल में डाल दिया था। इसी कारणवश तुम्हें इस जन्म में अब तक कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन तुम्हारी नेकी अब तुम्हारे लिए राह बनाएगी। मैं जादुई सिक्का हूँ। मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। तुम्हें धन की कमी होने नहीं दूंगा। मैं तो अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहता हूँ।
काम नहीं मिल रहा है तो कोई छोटा व्यापार करना चाहता हूँ। व्यापार शुरू करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। सोने के सिक्कों को बेचकर तुम्हें अच्छा धन मिलेगा और उससे तुम व्यापार की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। बैजू ने बड़ी मात्रा में पशुपालन का व्यवसाय शुरू किया। उसका धंधा दिन दुना रात चौगुना फूलने करने लगा। उससे अच्छी आय होने लगी। उसने धीरे धीरे बाबूजी का सारा कर्जा चुका दिया। बाबूजी और माँ दोनों बहुत खुश रहने लगे। आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ गए। उसके गांव का एक बदमाश रंगा रहता था। वो पशुओं के लिए भूसा और चारे का व्यापार करता था। वो बेईमानी करता था, इसलिए उसका व्यापार घाटे में चलने लगा। उसकी बेईमानी की वजह से बैजू उससे चारा नहीं लाता था, इसलिए रंगा बैजू से जलने लगा। उसने बैजू को बर्बाद करने की योजना बनाई। वो रात में पशुओं के सामने खाने वाले चारे में जहर मिलाने पहुंच गया। जादुई रुपए के सिक्के ने चमत्कार दिखलाया। बैजू ने जैसे ही जहर की पुड़िया खोली, वो जहर उसके हाथ से उड़ गया। वो भौचक्का रह गया। इसके बाद उसके नाक में धुएं की गंध आने लगी। बैजू ने जोर से आवाज दी, गांव वालों दौड़ो, रंगा के गोदाम में आग लगी है, बुझाना है। रंगा ये सुनकर चौंक गया और अपने गोदाम की तरफ भागने लगा। देखते ही देखते रंगा का गोदाम जलकर खाक हो गया। उसने बैजू के पशुओं को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन बैजू के पशुओं का बाल भी बांका नहीं हुआ। दूसरी तरफ बैजू का बुरा चाहने वाले रंगा का पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद गड्ढे में गिर जाता है।